तो नमस्कार साथियों, जैसे कि हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या क्या विशेषताएं थी और उस पर हमने बात की थी, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया है। हमने अखिल भारतीय संघ की स्थापना देख ली, केंद्र में द्वैध शासन देख लिया, संघीय न्यायालय देख लिया, प्रांतों में द्वैध शासन देख लिया और प्रांतों में द्वैध शासन देने के बाद प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। देन क्या हुआ कि वहां पर किस प्रकार द्विसदनीय व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई, यानी कि प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। यहाँ तक हमने देख लिया। और आज हमारा है प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कैसे किया गया। प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कैसे किया गया, तो छठा प्रावधान अच्छा था। जैसे कि 1935 से पहले 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हम देखें तो केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यानी कि केंद्र में अगर पूछे कि भाई केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन यानी कि यूपीएससी लोक सेवा आयोग का गठन। तो केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत मैंने बताया था कि एक ली आयोग था। आप सभी को पता है कि जो ली आयोग था उसके ली तो आयोग था और एक कमीशन था रॉयल कमीशन। एक कमीशन कौन था भाई? रॉयल कमीशन। तो ली आयोग की सिफारिश पर रॉयल कमीशन ने केंद्र में लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना की। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अब जो है वो राज्य में भी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कि अब राज्य में क्या आ रहा है, लोक सेवा आयोग। जो हम देखते हैं ना कि आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लाया गया आरपीएससी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर सातवां प्रावधान है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो सातवें प्रावधान में क्या किया गया, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कैसे किया गया वो हम देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1919 में दो ही थी, प्रांतीय सूची और प्रांतीय सूची और केंद्रीय सूची। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत तीन सूची थी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि केंद्र सूची, एक था राज्य सूची और एक थी समवर्ती सूची। ठीक है, ये तीन सूचियों का स्पष्ट विभाजन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो अगर हम देखें भाई 1935 में कितने विषय थे जब इनका विभाजन किया गया, उसके बाद मूल संविधान में कितने विषय रखे गए, तो मूल संविधान का भी हम साथों साथ देख लेते हैं। उसके बाद वर्तमान में कितने विषय हैं, क्या घटे या बढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल इनमें चेंजेस आए हुए हैं, घटे भी हैं और बढ़े भी हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया था ना, तब केंद्र में जो है वो विषय थे केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, तीनों में अलग अलग विषय थे। ठीक है, केंद्र में विषय थे 59 विषय ऐसे थे जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र के अंतर्गत थे। ठीक है, और राज्य के अंतर्गत थे 54 विषय राज्य के अंतर्गत थे और 59 विषय जो है वो केंद्र के अंतर्गत थे। समवर्ती सूची के अंतर्गत 36 विषय थे, 36 विषय। ठीक है, 36 विषय ये अपने समवर्ती सूची में थे। फिर मूल संविधान में कितने थे भाई? मूल संविधान में केंद्र सूची में जब भारत का संविधान लिखा गया उस समय की बात है ना, तब केंद्र में लगभग 97 विषय थे केंद्र के। राज्य के थे 66 विषय। राज्य के कितने विषय थे? 66 विषय। और समवर्ती सूची में उस समय थे 47 विषय। ठीक है, 47 विषय। लेकिन वर्तमान में इन विषयों की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में 100 ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र काम करता है और 66 में से 5 घट गए हैं। 5 घट गए, तो अभी वर्तमान में 61 विषय ही केंद्र राज्य के पास 61 विषय ही है काम करने के लिए। और अगर समवर्ती सूची पर देखें तो 5 इसमें प्लस हो गए हैं, तो इसमें कुल 52 विषय हो गए हैं। तो ऐसे 5 विषय कौन से थे जो कि राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत डाला गया। एक तो थी शिक्षा, जो आज समवर्ती सूची के ऊपर है। पहले शिक्षा
प्रांत या राज्य के ही अंतर्गत आती गई थी, कि एक राज्य ही अपने ना शिक्षा से संबंधित कानून बनाएगा, लेकिन अब केंद्र की भी अपनी एक शिक्षा है। तो शिक्षा वन एवं वन्यजीव, बाट एवं मापतोल, इसके तहत न्याय एवं प्रशासन, इसके तहत एक और था लोक कल्याण। पांचवा कौन सा था भाई, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लोक कल्याण। तो ये 5 ऐसे विषय थे जो कि राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में डाल दिया गया और स्पष्ट रूप से शक्तियों का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो यहाँ हमें शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत देखने को मिलता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की जाती है और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। और शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन इस प्रकार किया गया। उसके बाद हम देखते हैं आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के बारे में देखें ना, तो आपको बताएं कि आरबीआई जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं, तो इसी के नीचे छोटे छोटे बैंक होते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, अपने कोई भी राज्य का बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जितने भी छोटे छोटे बैंक जो होते हैं ना, वो आरबीआई के नीचे होते हैं। और आरबीआई ने रेपो रेट के दर से पैसा देती है। लेकिन जब निचले वाले बैंकों में पैसा ज्यादा हो जाता है ना, तो बैंक वाले कहते हैं कि आरबीआई आपको पैसा चाहिए तो हमसे ले जाइएगा। तो फिर ये क्या करते हैं, आरबीआई को पैसा देते हैं और आरबीआई को याद दिलाते हैं कि सुनिए आरबीआई, आप जब हमारे पास पैसा कम पड़ जाता है तो आप हमें पैसा देते हैं रिवर्स रेपो रेट पर, यानी कि हमसे ब्याज लेते हैं, तो हम भी आपको पैसा देंगे तो आप हमें क्या दीजिएगा, ब्याज दीजिएगा। तो फिर आरबीआई कहता है कि देखो सुनो बैंक, आरबीआई कहता है कि देखो तुम्हें, पंजाब नेशनल बैंक या अन्य छोटे छोटे बैंकों कहता है कि तुम्हें जरूरत थी इसलिए मेरे से पैसा ले गए, लेकिन मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि फिर भी ठीक है, अगर मैं जिस ब्याज पर लेता हूँ ना उतना ब्याज तो मैं आपको नहीं दूंगा, भाई कम ही दूंगा। जैसे सपोज करो ये 4% ब्याज पर लेता था, कौन, आरबीआई बैंकों से मतलब बैंकों को ऋण देता था। तो जब ये व्यक्ति इनको पैसा देंगे ना, तो आरबीआई कहेगी मैं तेरे को 2% ब्याज पर ही दूंगा। तो ये कहेगी ठीक है, पैसा ऐसे पड़े रहने से तो अच्छा है आरबीआई तो अपने पास रख ले। तो इस प्रकार है ना, ये रेपो रेट कहलाती थी, ये रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो आरबीआई है, इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। आरबीआई, अब देखना, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी ना, तब ये एक निजी बैंक था, यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई थी जब ये एक निजी बैंक था, और उस समय निजी बैंक के जो गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑसबॉर्न स्मिथ, ये है ना आरबीआई के गवर्नर थे जब आरबीआई प्राइवेट बैंक थी। लेकिन जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, कब किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। जब इसे राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है इसको सरकार ने खरीद लिया, सरकारी बैंक हो गया ये। तो 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। तब इसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब इसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सी.डी. देशमुख। कौन थे, सी.डी. देशमुख, ठीक है। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है भाई, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। अब बात क्या हुई थी कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर थे शक्तिकांत दास। तो ये है ना 1 रुपए को छोड़कर 1 से लेकर 1000 रुपए तक मतलब वो पैसे छाप सकते थे। तो ये बताइए कि 1 रुपया छापता कौन था जब आरबीआई का गवर्नर नहीं छापता था। तो 1 रुपया जो है वो वित्त सचिव छापता था, वित्त सचिव। तो वित्त सचिव 1 रुपये छापता था, बाकी सब शक्तिकांत दास के ही हाथ में था। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है भाई, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया, आरबीआई की स्थापना जो हमें देखने मिलती है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिलती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी।
इसके बाद हम चलते हैं, पहले क्या होता था 1919 में कि सीमित मताधिकार थे, तो बाद में ना 1935 में जो है 10 से 15% जो है मत देने का अधिकार सबको दे दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 से 15% जो जनसंख्या है उसको 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत मत देने का अधिकार दे दिया गया। फिर भी ये कमी था क्योंकि उस समय 24 करोड़ की आबादी थी, जिस पर 10 से 15% व्यक्ति है ना एक तरह से मत देने के अधिकारी थे। फिर भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, ये बात समझ रहे हो। आपको पता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, और इसमें मैंने कहा था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनती है 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट से। और जब इन दोनों को 1858 के शासन के अंतर्गत समाप्त कर दिया जाता है, तब बात क्या होती है कि इसी में एक पद लिया जाता है भारत सचिव का पद। भारत सचिव का पद आता है और भारत सचिव का पद आता है और उसके लिए एक परिषद का गठन किया जाता है भारत परिषद की सलाह के लिए, मतलब भारत सचिव की सलाह के लिए भारत परिषद का गठन किया जाता है 1858 में। 1858 में इसका गठन कर दिया गया। बाद में 1919 में भारत सचिव और परिषद की शक्तियों में जो है वो कमी कर दी जाती है। क्या कर दी इनमें कमी कर दी गई, ठीक है। लेकिन 1935 आते आते तो भारत परिषद को ही समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि भारत परिषद जो है ये इंग्लैंड में बैठती थी और इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो भारत परिषद को कब समाप्त किया गया? भारत परिषद को समाप्त किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो इसीलिए मैंने बताया कि भारत शासन मतलब भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। एक बात और ध्यान रखनी है, 1947 आते आते है ना, ये भारत सचिव का पद भी समाप्त हो जाता है। तो अगर पूछे कि भारत सचिव का पद कब समाप्त हुआ भाई, तो भारत सचिव का पद समाप्त हुआ 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में। 1935 में भारत परिषद समाप्त हो गई। 1919 में दोनों की शक्तियों में कमी कर दी गई। कैसे कमी कर दी गई? पहले भारत परिषद में सदस्य हुए करते थे 15, जिसको कम करके 12 कर दिया गया। और 1919 में कहा गया कि भारत सचिव और परिषद का जो पैसा है ना वो ब्रिटेन की संचित निधि से दिया जाएगा, इसीलिए इनकी सदस्य संख्या कम कर दी गई। एक बात और ध्यान रखनी है कि इनकी सदस्य संख्या तो कम कर दी गई, लेकिन 1919 के अंतर्गत ही भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो ये भी 1919 में मैंने बताया था। तो पूरी कहानी यही से शुरू होती है, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब आगे और क्या होता है कि जैसे बर्मा, बरार और अदन, इनको भारत से अलग कर दिया जाता है। काफी भारतीयों की मांग थी कि बर्मा को भारत से अलग किया जाए, तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। समझिएगा यहाँ पर क्या होता है, अगला प्रावधान है 11वां, बर्मा, बरार और अदन, बर्मा, बरार और अदन को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। भारत से अलग कर दिया गया, किसको? बर्मा, बरार और अदन को। उसी को वर्तमान में हम म्यांमार कहते हैं। बर्मा को वर्तमान में हम क्या कहते हैं? म्यांमार। जो आज म्यांमार देश है ना, वो पहले बर्मा ही था, तो बर्मा को हम कहते हैं म्यांमार। आपने अदन की खाड़ी का नाम सुना होगा। जैसे कि आप लोगों को अगर भारत का भूगोल का थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज है तो आपको पता है कि एक होता है भूमध्य सागर, ठीक है, एक होता है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच होती है स्वेज नहर, ठीक है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्वेज नहर होती है, और लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच, अदन की खाड़ी, तो इसे अदन की खाड़ी के लिए बात की जा रही है कि लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच दो जल संधियों को जोड़ने वाली एक बाब उल मदेव जल संधि है। बाब उल मदेव जल संधि, बाब उल मदेव जल संधि, ठीक है। ये दो जलीय भागों को जोड़ती है और साथ में दो स्थलीय भागों को भी जोड़ती है। एशिया को यूरोप से मतलब अलग करती है, यहाँ अलग करती है, और अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है, बाब उल मदेव की जल संधि। जो ये अदन है ना, इनको यूरोपीय देशों में सम्मिलित कर लिया गया, यानी कि अदन को यूरोपीय देशों में सम्मिलित कर लिया गया। बर्मा जो म्यांमारी था उसको स्वतंत्र कर दिया गया, और बचा बरार, बरार को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। मध्य प्रांत उस समय था, तो जिसको आज हम मध्य प्रदेश कहते हैं, तो बरार को जो है मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया, ठीक है।
तो आपको ये पता चल गया है कि बर्मा, बरार और अदन को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, अगला हमारा है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। तो ब्रिटिश संसद की कैसे सर्वोच्चता थी, ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। इसमें मतलब कहा गया कि ये जो जितने भी प्रावधान है, अगर इसमें कोई संशोधन करना है, ठीक है, इसमें कोई नया कुछ जोड़ना है या पुराना हटाना है, तो इनके लिए ये था ब्रिटिश संसद जो है वो उसमें कुछ भी संशोधन कर सकती थी। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के पत्र के हिसाब से नीति निर्देशक तत्व भी इनकी पृष्ठभूमि में पले थे। जैसे कि अपन कहते हैं ना कि 1909 के अधिनियम के तहत जो है वो सांप्रदायिकता का एक तरह से बीज बो दिया था, ठीक उसी प्रकार से जो है वो इस भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट था कि गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में 10 लोग, यानी कि पहले क्या होता था कि गवर्नर था और उसकी कार्यकारिणी में बहुत सारे मेंबर थे। तो ये गवर्नर होता था और उसकी कार्यकारिणी में पहले, क्योंकि अंग्रेजी होते थे तो बहुत सारे व्यक्ति रख लिए रहते थे, तो बाद में कहा कि अब जो है वो 10 लोग से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अब इन लोगों का पैसा भी अंग्रेजों की जेब से ही जा रहा था, इसलिए इनकी सदस्य संख्या भी कम कर दी गई। तो ये भी एक अच्छा था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। फिर सांप्रदायिकता के दायरों का विस्तार किया गया। तो 1935 में सांप्रदायिकता के दायरों का किस प्रकार से विस्तार हुआ, आपको मैंने बताया 1909 के अधिनियम के अंतर्गत जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, यानी कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। ये आपने देखा था, निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। ठीक उसी प्रकार से 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें ईसाई लोगों ने, ईसाई जो थे वो यूरोपीय थे और एंग्लो इंडियन थे, सिख और एंग्लो इंडियन। तो इन व्यक्तियों ने भी जो है पृथक निर्वाचक की व्यवस्था कर दी गई थी, व्यवस्था करने के लिए गए, तो इनको भी मतलब पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। तो 1935 में भी और ज्यादा इसका विस्तार किया गया। अब कौन बाकी रह गया, अब बचे थे पारसी, अब कौन बचे थे भी पारसी, इसके अलावा दलित, इसके अलावा महिला और मजदूरों। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत सांप्रदायिकता के दायरों का विस्तार किया गया। पहले 1909 में केवल मुस्लिमों को था, फिर 1919 में ईसाई, यूरोपियन, सिख और एंग्लो इंडियन को मिल गया। देन 1935 में पारसी, दलित, मजदूर है। इसके बाद में आता है हमारा प्रस्तावना का अभाव। तो ये एक अलग ही पॉइंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है कि 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना के अभाव से कोई फर्क पड़ने वाला था क्या? तो बिल्कुल 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि प्रस्तावना है ना किसी का भी आधार होती है कि उसके अंतर्गत क्या क्या लिखा गया वो प्रस्तावना होती है। जैसे कि भारत की प्रस्तावना देख लो, कोई भी है ना भारत के संविधान को पढ़ना चाहता है तो वो भारत के प्रस्तावना को पढ़कर ही समझ जाता है कि आखिर में भारत का संविधान कहता क्या क्या है। ठीक है, तो वो जो है प्रस्तावना किसी का भी आधार होती है, आधारभूत तत्व। ठीक है, तो यहाँ 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावना का ही अभाव था, यानी कि प्रस्तावना नई बनाई गई थी। तो प्रस्तावना कौन से रखी गई थी? 1919 में जो प्रस्तावना थी ना, वही 1935 के लिए भी लागू कर दी गई कि 1919 के प्रस्तावना ही 1935 में भी लागू कर दी गई। इसका सीधा सा मतलब था कि 1935 में पूर्ण स्वराज्य की कोई बात नहीं थी, जबकि हमारे नेता लोग तो चाहते ही पूर्ण स्वराज थे। तो 1935 के अधिनियम में कहीं पर भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं होने के कारण इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावना का अभाव था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो कम से कम इतनी सारी बातें जो है वो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कही गई। आइए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, हालांकि ये असफल हो गया क्योंकि देशी रियासतों ने मिलने से मना कर दिया था। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के अंतर्गत और केंद्र में 1935 के अंतर्गत स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, बहुत अच्छा था ये था अपने दिल्ली में। ठीक है, और जो कलकत्ता वाला था वो सुप्रीम कोर्ट था। ये हालांकि अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, अंतिम अपीलीय न्यायालय
प्रिवी काउंसिल थी, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रिवी काउंसिल लंदन की थी और वो अंतिम अपीलीय न्यायालय थी। यानी कि इस न्यायालय में अगर किसी को न्याय स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है तो वो इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल से भी अनुरोध कर सकता है। इसके बाद प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई, बिल्कुल प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई और इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई, वो मैंने बताई थी। फिर प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी का गठन किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें फिर शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया गया। आज जो हम भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में जो 3 देखते हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची जो कि हम कहते हैं कि कनाडा से ली गई, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो ये कहीं ना कहीं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत देखने। और देखो यहाँ पर सबसे बड़ी थी कि 1935 आते आते वक्त भी महिलाओं को वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। अंग्रेज कुछ मात्रा में व्यक्तियों को सुधार करने के लिए देते थे ताकि 1857 जैसी क्रांति फिर न हो। इसीलिए हमने हर बार प्रावधानों में पढ़ा कि अंग्रेज थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करते थे। तो इसमें 10 से 15% जो है वो जनसंख्या को मत देने का अधिकार भी दे दिया गया, जिससे थोड़ी बहुत जनता जो है वो उनको राहत मिली थी। फिर भारत परिषद किस प्रकार समाप्त हुई थी वो हमने देखा। बर्मा, बरार और अदन को भारत से अलग कर दिया गया। पहले बहुत लोगों की मांग थी कि बर्मा को भारत से अलग करो, तो बर्मा उस समय का आज का क्या था, म्यांमार, उसको अलग कर दिया गया। बरार और अदन को तो चलो यूरोपीय देशों ने औपनिवेशिक बना लिया और बरार को मध्य भारत में या मध्य प्रांत में या आज का मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ब्रिटिश संसद की तो सर्वोच्चता थी क्योंकि सारा जो कानून था भारत शासन अधिनियम वो ब्रिटेन या ब्रिटिश संसद पर ही निर्भर था। फिर गवर्नर की कार्यकारिणी में 10 लोग ही रखे गए क्योंकि इनकी जेब से पैसा जाने लगा तो इन्होंने सदस्य संख्या भी कम कर दी गई। देन सांप्रदायिकता के दायरों में विस्तार किया गया। 1909, 1919 और 1935 के माध्यम से देखा कि किस किस प्रकार से सांप्रदायिकता के क्षेत्रों में विस्तार किया गया। उसके बाद प्रस्तावना का अभाव इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।